आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लगातार 2 दिन से अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया है, अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये फिर से एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होने जा रहा है। लगातार आप ये देखते होंगे कि मैं इस लाइन का इस्तेमाल करती हूँ और इसमें अगर यूज करना पड़ता है मगर भी यूज करना पड़ता है कि क्या वाकई में ये जंग में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से पोजीशनिंग की जा रही है। आपको मैं ये बता दूं कि हॉर्मुज के आसपास जो आइलैंड है उन पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसका पूरा कब्जा हॉर्मुज पर है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और वो लगातार उनके पास बहुत तेल है और जैसे ही जंग खत्म होगी तेल के दाम गिर जाएंगे और ईरान को इसके बारे में पता नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने भी पलटवार किया है और ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और इन तमाम जो जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं इन कंट्रीज में, वहां पर उसने हमला किया है, रिटेलिएट किया है। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जिस तरह से जो अपाचे जहाज जिस तरह से मार गिराया था ईरान ने, हालांकि उसको लेकर भी अलग अलग तरह की खबरें हैं, उसको फॉल्स फ्लैग भी कहा जा रहा है, उसके बदले में ये हमला किया गया है। और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर बॉम्ब करने जा रहे हैं, ये उनके शब्द हैं और बहुत हार्ड वी विल हिट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा 2 दिन पहले की खबर है कि भारतीय जहाज पर अमेरिका ने हमला किया था बाकायदा तौर पर मिसाइल से, जो कि पूरी तरीके से जल गया था, जिसमें 24 नाविक थे। उन नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन जब भारतीय मीडिया ने मिनिस्ट्री से पूछा तो उन्होंने ना तो अमेरिका का नाम लिया, ना ही हमने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि आग लगी थी। अब दोबारा फिर से हमला किया गया एक और जहाज पर। अमेरिका ने भारत के एक और जहाज पर हमला किया है, सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि की है, जिसमें 2 नाविकों की मौत हो गई है और एक अभी लापता है। और अभी अब आप ये देखिए, कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके किसी ऑफिसर को तलब किया गया है और पूछा गया है सबके बारे में। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं वॉर हिस्टोरियन और वेस्ट एशिया मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल अमरीश जी आपसे, कहाँ जा रही है ये वॉर? क्या ये वॉर शुरू हो गई है? क्या कहता है आपका एनालिसिस? देखिए, जो 40 दिन की जंग और जिसमें सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर तो देखिए अमेरिका ने खुद तोड़ा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। बीच बीच में झड़पें हो रही थी 25-26 मई से लेके आप समझ लीजिए अभी तक। लेकिन जो नेतन्याहू ने जो बेरूत पे बॉम्बिंग की और जिसपे ईरान ने कहा था कि अगर नेतन्याहू बेरूत पे बॉम्बिंग करेगा तो हम इजराइल पे बॉम्बिंग कर देंगे, वो आप देखिएगा तो 7 और 8 मई के बीच वो हुआ सबसे पहले, और जिसमें इजराइल की तबाही हुई। हाइफा पेट्रोकेमिकल प्लांट को मार दिया ईरान ने। रमत डेविड जो उनका बेस है, जहां से जहाज उड़ते हैं गाजा और लेबनान पर सिविलियंस की हत्या करने के लिए जो जहाज उड़ते हैं, उनके बेस को मार दिया। अब बड़ी, और उस समय नेतन्याहू और ट्रंप में बकझक भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप जो एक इजराइल को यूज कर रहे थे कि ईरान पे प्रेशर डाले, वो फेल हो गया क्योंकि ईरान ने पलटवार कर। और ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान उनको एक कुछ ऐसा दे दे कि जो न्यूक्लियर साइट्स ईरान की हैं, जो एनरिच्ड यूरेनियम, वो यूएस को सीधे एक्सेस मिल जाए और यूएस उसको डिस्ट्रॉय करे जाके। ऐसा कुछ ट्रंप चाह रहे थे, ऐसी डील हो जिसमें ठीक है नेवल ब्लॉकेट हटा देंगे वो, ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज तो अपना कब्जा फिलहाल के लिए हटा देगा। लेकिन न्यूक्लियर इशू में वो ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि ट्रंप की बहुत बड़ी जीत हुई है और वो अंदर गए लोग और उन्होंने अपने सामने डिस्ट्रॉय किया और ईरान के भी लोग रहेंगे, और ये दुनिया को वो दिखाना चाह रहे थे। यहीं पर मामला फंसा था कि ईरान कह रहे थे कि हम कैसे अलाउ करेंगे आप लोगों को अंदर। फिर ट्रंप चाह रहा था कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है 20 ईयर्स के लिए ईरान सस्पेंड कर दे। ईरान उसके लिए नहीं तैयार था। उसके बाद ये भी अमेरिका चाह रहा था कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, 3 जो मेन है उनमें से 2 को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये जो सब चीजें थी, ये देखिए ईरान ने मानी नहीं और इसलिए ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए। उधर उन्होंने कहा कि देखिए हमने
बेरूत में जंग भी रुकवाई, सब कुछ करवाया, ईरान सुन नहीं रहा है, जबकि उल्टा है। दरअसल बेरूत में ट्रंप ने ही जंग करवाई थी टेस्ट करने के लिए कि ईरान के पास अभी असलहा वगैरह क्या है, मतलब जो पूरा गोला बारूद है वो कितना है, मिसाइल्स कितनी है। तो अब यहाँ पर जो सवाल उठ गया वो ये उठ गया कि ट्रंप के सामने, और खासतौर पर जब अपाची हेलीकॉप्टर गिर गया, अब अपाची हेलीकॉप्टर का गिरना बड़ी बात है, जैसे F-35 गिर जाए वैसे ही। तो अपाची हेलीकॉप्टर जो गिरा, तब ट्रंप ने कहा अब हमको रिस्पॉन्ड करना है, और अभी अभी हमको करना ही है रिस्पॉन्ड, तो फिर कायदे से किया जाए। तो उसने कई जगह एयर स्ट्राइक्स की। अब उनका क्या नतीजा निकला है, ईरान का कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अभी भी ईरान का कब्जा है, अमेरिका का कब्जा नहीं। अभी भी स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का ही कब्जा है। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट है गल्फ ऑफ ओमान में, वो एक अलग चीज है। अमेरिका अभी आगे बढ़ के स्टेट ऑफ हुर्मुज पे उसने कोई कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। जबकि अमेरिका ने जो ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स की हैं कल रात से, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज पर ही हैं। लेकिन उससे जो ईरान की वहां फोर्सेस हैं वो पीछे नहीं हटी है, ना ही उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद पलटवार जो ईरान ने की है, उससे जॉर्डन में जो मुवाफक सल्ती जो एयरबेस है जॉर्डन का, वहां पर ईरान ने मारा है, और जिसमें F-35, F-15, F-16 के हैंगर्स होते हैं वहां मार दी। तो ये भी एक बड़ी चीज मानी जा रही है कि फिर कुवैत बहराइन जॉर्डन, इस ऑर्डर में ईरान मार रहा। और अभी तक अमेरिकन जो शिप्स हैं उन पे भी एक दो स्ट्राइक ईरान ने की है। तो देखिए ये जंग का अभी तो शुरू हुई है, तो ये अभी चलेगी कुछ समय तक, जब तक जी। ट्रंप अचानक ये ना फैसला कर लें कि अब हो गया बहुत, अब हमसे कुछ हो नहीं रहा है, या अमेरिका ज्यादा प्रेशराइज कर नहीं रहा है, तो ये इसको रोक भी सकते। लेकिन ये ईरान आपको पूरी लगता तरह है ये से तैयार। डराने के लिए, ये क्या आपको लग रहा है कि ये एक वाटर टेस्ट करने के लिए ये अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है? क्योंकि अभी नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं, अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन है। इजराइल जाहिर सी बात है, नेतन्याहू ये चाहेगा कि इसी तरीके से वॉर चलती रहे, ताकि क्योंकि वहां ज्यादातर पॉपुलेशन ये चाहती है, और अमेरिका चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ये बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वहां आप महंगाई से लेकर तमाम चीजें जिस तरह से पूरे अपने चरम पर हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा मॉडरेट दिखाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और नेतन्याहू जो है, उसका प्रेशर इतना है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि वो दिखाते कुछ है लेकिन कर कुछ और रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि इजराइल का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है, और क्या इसका दायरा और बढ़ सकता है? क्या वॉर का, क्या एक दो दिन में ये डिसाइड, एक दो दिन में ये तय होगा कि ये फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो रही है, या फिर इसी तरह की स्ट्राइक्स जो है वो होती रहेंगी और ईरान इसका जवाब देगा? नहीं, एक तो ये पैटर्न सेट हो गया है कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा, ईरान जवाब देगा। ये एक पैटर्न सेट हो गया और ये तो चलेगा, क्योंकि अब 40 दिन की जो जंग हुई उस तरीके से उस लेवल की चीजें अभी इमीडिएट नहीं होंगी, आने वाले दिनों में हो सकती है उस लेवल की। लेकिन यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जो चाह रहा है प्रेशराइज करना ईरान को, कि ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक अमेरिका पहुंच सके डायरेक्टली। और ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर इशू पे बात हो सकती है, लेकिन हमें एनरिचमेंट का राइट फॉर पीसफुल पर्पज, और उस राइट को कोई नहीं ले सकता। तो अब यहाँ और जो महत्वपूर्ण बात है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े। तो ये देखिए ईरान का जंग में उतरने का जो निर्णय है, इसके पीछे अमेरिका रशिया है, अरे सॉरी, इसके पीछे चाइना और रशिया है, इसके पीछे चाइना और रशिया है। और चाइना और रशिया एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सीन को देख रहे हैं, जहां पर रशिया की यूरोप से जंग होनी है, चाइना की अमेरिका से होनी है, और ईरान की इजराइल से होनी है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ईरान अभी अमेरिका को पीछे करे, और फिर इजराइल के साथ जो उसकी नेचुरल जंग है वो अभी शुरू हो जाएगी जल्दी ही, और फिर इजराइल का वजूद संकट में आ जाएगा। ये देखिए पूरी प्लानिंग है। और अभी जो छिटपुट जंगे हो रही है, बात सही है कि दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। लेकिन अब वाटर्स को टेस्ट करते करते कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई सुनामी भी आ सकती है, मतलब कोई बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव ईरान ले सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि वो जंग को और फैलाएगा,
और फैलाने का मतलब ये है कि वो केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। उसने 4 नाम लिए हैं, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी और बाबल मंदाब। तो बाबल मंदाब पे तो वो तुरंत ही क्लोजर कर सकता है, यमन कर देगा क्लोजर। अगर ये 1-2 दिन और जंग चली तो यमन बाबल मंदाब को बंद कर देगा। इंडियन ओशन से मेरे ख्याल से जो मतलब है, तात्पर्य है, वो डिगो गार्सिया पे जो बेस है अमेरिका का, वहां पर ईरान मार भी चुका है पहले, फिर मारेगा। मेडिटेरेनियन सी का मतलब है कि सीधे इजराइल, इजराइल के जो मेडिटेरेनियन पोर्ट सिटीज है उन पे वो मारेगा, या एश्केलॉन है, अशदौद है, इस तरीके से वहां पर ईरान मारेगा। और बाबल मंदाब मैं बता ही चुका हूं। तो ये देखिए, इस बार की जो जंग है उसका थिएटर बड़ा होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान दुगना होगा। जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं अमरीश जी, और शायद इससे पहले किसी ने इस तरह का ये पॉइंट जो है नहीं उठाया, जो आप कह रहे हैं इंडियन ओशन से लेकर मेडिटेरियन सी से लेकर और तमाम जो आप बात कर रहे हैं। सवाल फिर मेरा ये है कि इसका मतलब तो ये पूरी की पूरी ये बात अब तय एक तरह से माने कि भले ही अभी पोजिशनिंग हो रही है, वाटर टेस्ट किया जा रहा है, छिटपुट एक दूसरे के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं, आज 40 दिन के बाद जो हम पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन इसको एक एक बड़ी जंग में तब्दील होना ही है। ईरान भी शायद यही चाहता है कि आर पार की लड़ाई, वो शुरू से कह रहा है कि आर पार की लड़ाई हो, ये बार बार का ये दादागिरी दिखाना, हमारे ऊपर हमला करना, हम जवाब देते हैं, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। और अब उसको लग रहा है कि उसकी ताकत को दुनिया ने देख भी लिया है और दुनिया को पता भी चल गया है कि ईरान क्या है। और ऐसे में चाइना और रशिया भी उनकी जिस भी तरीके से वो मदद कर ही रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ एक आध महीना इसी तरीके से हो, लेकिन होनी ये एक बड़ी जंग है ही? नहीं, देखिए, इसमें तो होनी तो है, और इसमें ईरान का एक संकल्प है कि उसको ये दिखाना है कि एक मुस्लिम पावर इस दौर में, जब पिछले कई दौर से मुस्लिम फोर्सेस पिटती चली आ रही हैं, हारती चली आ रही हैं इजराइल से और भी बाकी ताकतों से जहां जंग हुई, और बीच में तो आतंकवादी चेहरा आ गया था जो अमेरिका ने खुद पैदा किया था, अलकायदा, आईसिस का। उसका तो कुछ बात ही नहीं, उसमें तो ईरान ने खुद ही आईसिस को खत्म किया। तो ईरान लेकिन चाहता है कि जो एक इस्लाम का जो मैसेज है बेसिक, इंसाफ के लिए लड़ना और मजलूम के साथ खड़े होना, ये एक इमेज वो चाहता है कि फाइनली इस्लाम की रिवाइव हो जाए, जो पहले थी लेकिन बीच में खत्म हो गई। और इसके रिवाइवल में वो किसी भी हद तक जा सकता है ईरान। और इसलिए देखिए, और उसको ग्लोबल सिचुएशन सूट कर रही है। ऐसा भी कई बार होता है कि जो देश हैं वो कुछ चाहते हैं लेकिन ग्लोबल सिचुएशन नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। आज से 15 साल पहले भी ईरान को इसी तरह से अमेरिका घेरता था, लेकिन ईरान के पास रशिया और चाइना नहीं था उस तरह से, मतलब उतनी मजबूती से, क्योंकि वो देश खुद मजबूत नहीं थे। लेकिन चाइना और रशिया जिस तरह से मजबूत हुए हैं पिछले 15 सालों में, तो अब वो स्थिति आ गई है कि वो मिल के ईरान के साथ अमेरिका, यूरोप और नेटो, इजराइल सबका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो ये देखिए एक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। और ईरान ने ये सोच लिया है कि मिडिल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर, उसको वो चेंज कर दे। वहां से अमेरिका को जाना होगा, इजराइल के वजूद को खतरा होगा। इजराइल का सवाल फाइनली कैसे हल होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन उसको हल होना है। वो आने वाले 2-3 सालों में इजराइल का सवाल ईरान अपनी तरह से हल करेगा। जी जी। और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हुए हैं, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, ईरान, क्या आपको लग रहा है कि आगे भी इस तरह के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो होने जा रहे हैं इजराइल के ऊपर? जब नॉर्दर्न इजराइल को निशाना बनाया था, अभी जो रिटेलिएट किया था ईरान ने, वो हमने देखा था कि उसमें हुतीज भी सामने आए थे, उसमें हिजबुल्लाह तो ऑफ कोर्स है ही क्योंकि लेबनान पर हमला हुआ था, उसके जवाब में किया गया था, और हमास ने भी। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर से ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो सकते हैं और अगला बाबल मंदेब को क्या बंद किया जा सकता है? ईरान भी दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम देखिए इस जंग के इस दौर में भी, जहां हमारा हमें जानी माली हर तरह का नुकसान हो रहा है, हमने अपने मॉरल कंपास को, हमने अपनी मोरालिटी को जो है वो डाउन नहीं किया है। अभी भी इंसानियत को दिखाते हुए और उसी के दायरे में ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, ये तो देखिए है कि मुश्तबा खामनेई, उनकी लाइन जो है इस समय वो ये है कि यूनिटी ऑफ ऑल रेजिस्टेंस फ्रंट्स,
कि जो सारे रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, यानी जो भी ताकतें मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल से लड़ रही, वो रेजिस्टेंस हो गई। तो चाहे वो यमन की हुतीज हो, चाहे वो गाजा में हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला में, अरे सॉरी, लेबनान में हिजबुल्ला हो, इराक में इराकी रेजिस्टेंस हो, सीरिया में सीरियन रेजिस्टेंस हो, और ऐसे कई देशों, अब तो बहराइन में भी एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो ये जो है पूरा मिडिल ईस्ट की स्टेटस को बदली जाए, और जो इस तरह की रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो सत्ता में, और वो उनका लीडर ईरान बनेगा, और एक नेचुरल एक स्विंग हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। बादशाहतें जा सकती हैं कहीं, ये भी हो सकता है, ये संभव है। लास्ट मेरा क्वेश्चन अमरीश जी, ये भारतीय जहाज पर जो ये हमला किया गया है, पहले किया गया 2 दिन पहले और अब फिर किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार मुंह में दही जमाकर जैसे बैठी हो, कोई जवाब इसको लेकर नहीं है। जब इसको लेकर मिनिस्ट्री से पूछा गया तो उन्होंने हमले जैसा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, उन्होंने यूएस का नाम भी नहीं लिया, और अब एक खानापूर्ति होती हुई नजर आ रही है कि किसी जूनियर उसको तलब किया गया है। क्यों ये किया जा रहा है? और आप भारत क्या पूरी तरीके से, जो बार बार विपक्ष कहता है कि अमेरिका के कहने पे उठता बैठता है, उन्हीं के कहने पे सब कुछ होता है, वो फिर से ये कैसा दोस्त है जो पीठ में छुरा घोंपता है और फिर ये सब कर रहा है? 2 नाविकों की जान भी चलेगी, तीसरा लापता है। नहीं, ये तो देखिए इंडिया का फेलियर है, और इसमें ये कोई नई बात नहीं है, ये अभी और होगा, अभी और होगा। देखिए इंडिया जो रास्ता चुना है, ये रास्ता जो है, ना इधर का ना उधर का, बल्कि कुछ उधर ही का। तो ये जो रास्ता है, इसमें समस्या बहुत सारी है। दुनिया पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। रशिया, चाइना, ईरान एक पोल है, अमेरिका, नेटो और यूरोप, इजराइल एक पोल है। तो अब किसके साथ जाना है, सवाल ये है। अगर आपके पड़ोसी हैं रशिया, चाइना, अगर आप इनके साथ नहीं गए, और अगर आप उधर गए जो आपसे इतनी दूर हैं, तो सीधी बात है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं हो, और इंडिया का इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो किसका हो रहा है? कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल का हो रहा है। तो इंडिया को इस स्थिति से बचना चाहिए। और मैं आज बहुत माइल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कोई बहुत, क्योंकि ये एक अलग का टॉपिक है, और इस टॉपिक पे कभी बात की जाएगी तो फिर एक सच्चाई भी सामने लाई जाएगी कि भारत की आज वाकई कितनी आइसोलेटेड और कितनी बुरी स्थिति है। ठीक। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। जिन ताकतों के साथ वो खड़ा है, वो ताकतें भी उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। ना सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि धोखे से, या फिर जिस भी तरीके से हम कहें क्या कुछ किया जा रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आकर कह देंगे कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी उनको कह देंगे, और फिर उसके बाद मोदी जी जो है खुश हो जाएंगे, फिर ट्वीट पे रिट्वीट होगा। अभी भी आप देखिए, कल भी नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की है नरेंद्र मोदी के, जो 12 साल जो पूरे हुए हैं, और जो पूरे देश में आज पता नहीं किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है, मंदिर मंदिर जा रहे हैं नेता, और उन्होंने भी किया है, और उसका बहुत ही, जी हमारी फ्रेंडशिप ये है वो है करके उन्होंने किया है, और उसको लेके भी काफी क्रिटिसिज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।